नमस्कार, देश देशांतर में आपका स्वागत है। मैं हूं श्याम सुंदर। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह गुटनिरपेक्ष देशों के सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए तेहरान जाएंगे। प्रधानमंत्री की तेहरान यात्रा को लेकर काफी चर्चा है। आज हमारे साथ भी प्रधानमंत्री की इस यात्रा पर बातचीत करने के लिए कई खास मेहमान मौजूद हैं। हमारे साथ राजीव सीकरी जी, जो भारत के विदेश मंत्रालय में सचिव के पद पर रहे हैं, मौजूद हैं। इसके अलावा बंशीधर प्रधान जी जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में एसोसिएट प्रोफेसर हैं, और कमर आगा साहब वरिष्ठ पत्रकार, विदेशी मामलों के जानकार हैं। राजीव सीकरी जी, आपसे शुरू करना चाहेंगे। ईरान जा रहे हैं भारत के प्रधानमंत्री। करीब करीब पिछले 10 साल बाद भारत के प्रधानमंत्री ईरान जाएंगे। गुटनिरपेक्ष देशों का सम्मेलन है, काफ़ी अहम माना जा रहा है इस यात्रा को। और एक बात मीडिया में लगातार चल रही है कि भारत को बहुत बैलेंसिंग एक्ट करना पड़ेगा, जो अमेरिका का दबाव है एक तरह से भारत के ऊपर। क्या ये राय सही है कि भारत को किसी तरह का कोई बैलेंसिंग एक्ट करना होगा प्रधानमंत्री की यात्रा के मद्देनजर? पहली बात तो ये है कि प्रधानमंत्री इस गुटनिरपेक्ष सम्मेलन के सिलसिले में वहाँ जा रहे हैं। हाँ, हो सकता है कि जब वहाँ हों तो द्विपक्षीय बातचीत भी हो, पर उनका परम उद्देश्य तो ये इसमें भाग लेना है। और चूंकि भारत हर 3 साल इन सम्मेलनों में भाग लेता रहा है प्रधानमंत्री के स्तर पर, तो ये बहुत ही अजीब लगता अगर प्रधानमंत्री यहाँ ना जाते। सो एक तरफ तो ये बड़ा फॉर्मेलिटी सी है। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि 2003 में हमने वहाँ के राष्ट्रपति खतामी जी को बुलाया था। हमारे चीफ गेस्ट थे रिपब्लिक डे के अवसर पर। तो एक ऐसा सम्मान दिया था। क्यों दिया था? क्योंकि हम समझते हैं कि ईरान हमारे लिए एक बहुत अहम मुल्क है जिसके साथ हमें रिश्ते बढ़ाने चाहिए। और उसके पश्चात हमारे प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति वहाँ नहीं वापस गए हैं। ईरान के जो से नेता हैं वो बहुत चाहते रहे हैं कि हमारे प्रधानमंत्री वहाँ आएँ, और नहीं हुआ। उनके भी राष्ट्रपति 2008 में अहमदीनेजाद जब वो श्रीलंका जा रहे थे तो रास्ते में कुछ घंटों के लिए यहाँ रुके थे। तो ये उच्चरीय स्तर पर जो ताल्लुकात और मीटिंग्स होनी चाहिए वो नहीं हुई हैं। और इस संदर्भ में ये बहुत अहम है कि हमारे प्रधानमंत्री जब वहाँ जाएंगे तो गुटनिरपेक्ष देश के सम्मेलन के अलावा क्या द्विपक्षीय बातें वहाँ होती हैं और क्या हम सिग्नल्स एक दूसरे को देते हैं और बाकी दुनिया को भी देते हैं। क्योंकि जैसे आपने ठीक ही कहा, एक बड़ा सा ये डेलिकेट मोमेंट है हिंदुस्तान के लिए, ईरान के लिए। और इस सम्मेलन का महत्व इसी में है। ये नहीं कि ये हो रहा है, बल्कि ईरान में हो रहा है और इस वक्त हो रहा है जबकि ईरान के ऊपर बहुत के विश्व के मुल्कों का दबाव है। जी, बंशीधर जी, आप इस यात्रा को कैसे देखते हैं? जैसा कि राजीव सीकरी जी कह रहे हैं कि डेलिकेट मोमेंट है भारत के नज़रिए से। अगर देखें अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियां जो हैं अभी, भारत के इंटरेस्ट की अगर बात करें ईरान में, और इस यात्रा में जो इश्यूज उठ सकते हैं जिन पर भारत कुछ हासिल कर सकता है या आगे बढ़ सकता है ईरान के साथ, आपकी नज़र में कौन से ऐसे इश्यूज हो सकते हैं? देखिए, मेरे मानना है, राजीव जी से मैं ज़्यादातर सहमत हूँ, लेकिन 2 चीज़ हमको देखना पड़ा। एक तो आप नेम लेवल पे देख रहे हैं, दूसरे बायलैटरल पे देख रहे हैं। मेरे हिसाब से दोनों में अहम मुद्दा है। बिकॉज नेम देखिएगा, इंडिया एक फाउंडर मेंबर है, एंड ओवर द ईयर जैसे बीतते गया, स्पेशल आफ्टर द एंड ऑफ कोल्ड वॉर, नेम का अहम इतना खत्म होते जा रहा है। इसमें इंडिया का बहुत बड़ा रेस्पॉन्सिबिलिटी में इंटरनेशनल कम्युनिटी के लिए कि नेम को रिवाइव करे। नेम का मतलब ये नहीं कि सिर्फ कोल्ड वॉर के साथ रिलेटेड नहीं था। नेम का मतलब इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी, एंड इसको मैं बायलैटरल साथ लिंक करता हूँ। उसमें हमारा इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी इस समवेयर ये चैलेंज हो रहा है ईरान के साथ। स्पेशली राजीव जी ने अच्छा कहा कि दूसरा से अहम ये स्टेप है जो खतामी जी आए थे। आफ्टर दैट फॉलो अप कुछ नहीं था, लेकिन ये प्राइम मिनिस्टर जाके ये अच्छा मैसेज दे रहे हैं। बट मोस्ट इंपॉर्टेंट मेरे इस मान ये अच्छा मैसेज देते हुए करके आना चाहिए। बिकॉज 2005 का हमारा रिलेशन बिगड़ता गया। इसमें जो दबाव बोल रहे हैं, अमेरिका और इजराइल का दबाव है,
दैट इस इंडिया का पॉलिसी थोड़ा बिखर रहा जी मैं आऊंगा आपके पास। कमर आगा साहब, अगर नेम की बात करें, गुटनिरपेक्ष सम्मेलन की बात करें, जैसा बंशीधर जी कह रहे हैं, और ये बहुत एविडेंट भी है कि वो प्रासंगिकता अपनी लगातार नेम सम्मेलन खोता रहा है। अब जब ईरान में हो रहा है, आज के जो दुनिया के हालात हैं, उसमें क्या ये उम्मीद की जा सकती है कि जो गुटनिरपेक्ष सम्मेलन होगा उसको कोई नया रूप मिलेगा, उसका प्रासंगिकता बढ़ेगी? देखिए, नाम का हमेशा स्वरूप बदलता रहा है। कोल्ड वॉर का जो पीरियड था उसके अंदर ज़्यादातर एंटी इम्पीरियलिस्ट स्टैंड्स थे, डीकोलोनाइजेशन, पैलेस्टाइन को सपोर्ट, साउथ अफ्रीका में अपार्थाइड हुकूमत के खिलाफ उसका लगातार काम था। और साथ साथ ये भी था कि उसमें ये भी बना था कि साउथ साउथ इकोनॉमिक कॉपरेशन, ये जो नॉन अलाइंस ग्रुप है, ये इनका आपस में भी इकोनॉमिक बढ़ने चाहिए, ट्रेड वगैरह के लेके भी था। और काफ़ी ट्रेड बढ़ा भी था थोड़ा बहुत। तो हिंदुस्तान ने तो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था अफ्रीका में, मिडल ईस्ट में और बहुत सी कंट्रीज़ में इकोनॉमिक कोऑपरेशन बहुत बड़ा हमारा। लेकिन ये था कि ख़ास तौर से जब से ये जो कोल्ड वॉर ख़त्म हुई और सोवियत यूनियन के डिसइंटीग्रेशन के बाद से नाम में, क्या बल्कि पूरे थर्ड वर्ल्ड के जो देश थे, इन सभी देशों में, डेवलपिंग नेशन में, एक आपस में कोई तालमेल नहीं रह गया था और सभी लोग, यूनिपोलर वर्ल्ड हो गया था, एक ही पोल था, अमेरिका सबसे पावरफुल शक्तिशाली देश था। तो सब लोग अपने नए रिलेशन बनाने के लिए काम कर रहे थे अमेरिका के साथ या वेस्टर्न नेशंस के साथ। पिछले 10 साल में ये हुआ कि भाई यूनिपोलर वर्ल्ड भी नहीं चल सकता, अब मल्टीपोलर वर्ल्ड इमर्ज कर रहा है जिसमें बहुत से केंद्र हैं। हिंदुस्तान भी एक केंद्र है, फिर उसके बाद अफ्रीका, साउथ अफ्रीका है, ब्राज़ील, चाइना, ये सब जो नए, साउथ कोरिया, इस तरह के बहुत से बड़े देश इमर्ज हो गए। ख़ासतौर से एशिया का जो राइज़ हुआ उसको देखते हुए, तो मैं समझता हूँ इस संदर्भ में अगर देखा जाए तो नाम की ये जो समिट होने जा रही है, ये बहुत इम्पॉर्टेंट समिट है। और इसके अंदर ये देश जो हैं, इसमें ज़्यादातर देश जो हैं, चाइना को छोड़ के ज़्यादातर देश जो हैं वो नाम के भी मेंबर हैं और एक नया स्वरूप देने की कोशिश की जाएगी। तो उस संदर्भ में देखा जाए तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। और हिंदुस्तान का, जैसा बंशीधर ने कहा या भी एम्बेसडर सीकरी साहब बता रहे थे, कि एक बहुत इम्पॉर्टेंट रोल हो जाता है फाउंडर मेंबर के साथ साथ इसको बनाने में। यहीं दिल्ली में इसका गठन, जिसे कहना चाहिए, नेहरू जी के वक़्त में हुआ था। नेहरू जी ने ये कंसेप्ट सबसे आगे रखा था, फिर नासिर और टीटो ने इसको सपोर्ट दे के इसको बढ़ाया। तो हिंदुस्तान का के ऊपर एक स्पेशल रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है, एक नैतिक जिम्मेदारी भी हिंदुस्तान की बनी हुई है। और हिंदुस्तान पूरी कोशिश कर रहा है। मनमोहन जी सिंह साहब की जो यात्रा हो रही है उसमें इस बात की कोशिश होगी कि एक नया स्वरूप, एक नया इसमें इकोनॉमिक इंटीग्रेशन। देखिए, अब पॉलिटिक्स तो बहुत पीछे हो गई, अब इकोनॉमिक दौर बढ़ गया है, ग्लोबलाइजेशन का दौर है। इस मुद्दे पे बात करेंगे और भारत के जो अलग अलग इंटरेस्ट हैं। राजीव सीकरी जी, आपके पास आना चाहूँगा। भारत के और ईरान के जो द्विपक्षीय मुद्दे हैं, आपसी मुद्दे, उन पे मैं आपसे बात करूँगा। लेकिन जो आपने भी माना है कि एक डेलिकेट समय है, एक संवेदनशील समय है, भारत अमेरिका का स्ट्रेटेजिक पार्टनर है, बहुत करीब के रिश्ते हैं भारत और अमेरिका के, और बहुत अहम भी हैं, बहुत महत्वपूर्ण हैं शायद दोनों ही देशों के लिए। आज अगर हमने जो मीडिया रिपोर्ट्स देखी उसमें इस तरह की खबरें कि अमेरिका ने बहुत डाउन प्ले किया है, डॉक्टर मनमोहन सिंह वहाँ जा रहे हैं, लेकिन उसके साथ साथ उन्होंने कहा है कि जो उनसे उम्मीद की जा रही है ईरान से कि अंतर्राष्ट्रीय दबाव जो है परमाणु कार्यक्रम को लेकर, भारत वो मुद्दे उठाएगा। क्या सचमुच में अमेरिका का इतना दबाव भारत के ऊपर है ईरान को लेके? है भी और नहीं भी है, क्योंकि 2005 के जब जो मामले हुए थे, जब ये ईरान का डॉफसियर IAEA से सिक्योरिटी काउंसिल लेके गए थे, तो भारत के पॉलिटिकल पार्टीज़ के बीच और जनता के बीच क्या रवैया हम ईरान की तरफ अपनाते हैं, वो एक टच स्टोन हो गया है कि क्या हम इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी चला सकते हैं या नहीं। दूसरी बात यह है कि भारत समझता है कि हमारे ईरान के साथ रिश्ते बहुत ज़रूरी हैं, बहुत अहम हैं, हमारे हितों में है। और ये नहीं कि हम अमेरिका जो कहेगा हम करेंगे, क्योंकि ईरान हमारे लिए क्यों इम्पोर्टेंट है, वहाँ से तेल आता है, अफ़गानिस्तान और सेंट्रल एशिया जाने के लिए वो है,
बहुत बड़ा मुल्क है, वो तो हमारा पड़ोसी मुल्क रहेगा ही। तो बहुत सारे कारण हैं जिसकी वजह से हम ईरान से अपने रिश्ते कभी नहीं तोड़ेंगे, बिगाड़ेंगे नहीं। पर ये जब जौन सी ये बैठक हो रही है, ये इसलिए बहुत अहमियत रखती है क्योंकि ईरान अपना सभापति के रूप में कोशिश करेगा कि बाकी नाम के मुल्क उसके दृष्टिकोण को थोड़ा समर्थन दें। जी, तो उसका एक आइसोलेशन है, आइसोलेशन जो है, क्योंकि अगर नाम के मुल्क थोड़ा उसको समर्थन देते हैं तो फिर अमेरिका का पलड़ थोड़ा कमजोर हो जाता है और उसकी बात कमजोर होती है। इसलिए थोड़ा साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट है, क्योंकि जब अमेरिका कहता है कि सारा विश्व, सारे मुल्क यही चाहते हैं कि ईरान के ऊपर दबाव हो, अगर ईरान में इस बैठक के दौरान जो डॉक्यूमेंट निकलते हैं या जो वहाँ स्पीचेस होती हैं, उससे ये पता चलता है कि ईरान के पीछे भी बहुत सारे मुल्क हैं, तो कैसे कह सकते हैं कि सब ईरान के खिलाफ हैं। जी जी, बंसीधर जी, राजीव जी जो कह रहे हैं कि न सिर्फ ईरान के लिए ये महत्वपूर्ण है कि भारत उसका साथ दे, भारत भी शायद अफोर्ड नहीं कर सकता है कि ईरान के साथ संबंध एक हद से ज़्यादा ख़राब हों। लेकिन पिछले दिनों में जो जिस तरह से ईरान और भारत के रिश्तों में उतार चढ़ाव आया, उनको आप कैसे देखते हैं? और ये डॉक्टर मनमोहन सिंह की जो विजिट होगी तेहरान को, किस हद तक वो जो एक तरह से गलतफहमियां कह लीजिए या जो उतार चढ़ाव आए, जो उनको दूर करने में मदद करेगी? देखिए, मेरा मानना है, मैं तो उनमें से मैं लिख भी रहा हूँ, इसमें लिखा भी था कि जो ईरान के केस में मेरे मानना में अमेरिका तो दबाव है, बिकॉज इट्स क्लियरली एविडेंट। कांग्रेसनल कमेटी जो हियरिंग में वो क्लियरली जो न्यूक्लियर सिविल इशू है वो कहा गया कि आप अगर ईरान बनेगा हम इसी डील नहीं करेंगे। उसमें इंडिया से कम हुआ, Many people may not agree with me, but मेरा इशारा उसी तरफ था कि जब वो भारत ने खिलाफ वोट किया, लेकिन उसके बाद जब तेल का सवाल, खरीदने का सवाल आया, या अब प्रधानमंत्री की यात्रा का सवाल है, तो कहीं ना कहीं भारत ने ये भी दिखाया कि भारत अपने हित पहले रखेगा, अपने संबंध ईरान के साथ पहले रखेगा। देखिए, मेरे मन से भारत का हित रखना ही चाहिए हर कंट्री के इसलिए, लेकिन हमारा प्रॉब्लम है फॉरेन पॉलिसी का थोड़ा कि हम लोग ये जीरो सम गेम में देख रहे हैं कि अमेरिका साथ जाने का मतलब नहीं ईरान का प्रपोज कीजिएगा। जी, बैलेंस ये तो राजीव जी ने बोला, डेलिकेट बैलेंस एक्ट कर सकता है। अमेरिका से हमारा बहुत ही रिलेशन बढ़ रहा है कोल्ड वॉर के बाद, इकोनॉमिक रिलेशन है, टेक्नोलॉजिकल रिलेशन, मिलिट्री सब कुछ है, बट एट द सेम टाइम ईरान को आप नेगलेक्ट नहीं कर सकते, बिकॉज ईरान के साथ ईरान वो रीजनल पावर, जो आप रीजन का स्टेबिलिटी में ईरान बहुत की रोल प्ले करता। जब तक आप ईरान का साथ नहीं लेंगे, इट माइट हैम्पर आवर नेशनल इंटरेस्ट एट सम पॉइंट ऑफ टाइम। कमर आगा साहब जो बात कह रहे हैं कि रीजन की जो स्टेबिलिटी का सवाल है, उसके लिए भी ईरान बहुत इंपॉर्टेंट है और भारत के और भी हित जुड़े हुए हैं। हाँ, बिल्कुल, ईरान एक बहुत शक्तिशाली देश है उस रीजन में, और हमारे उसके साथ ताल्लुकात जो हैं वो कहा जाता है सिविलाइजेशनल टाइज है। नेहरू जी ने उसको कहा था कि आज से नहीं बल्कि एक सभ्यता, दोनों सभ्यताओं के बीच में ये रिश्ते थे और लगातार उस बढ़ते रहे, इस्लाम आने से पहले, फिर इस्लाम आने के बाद और फिर आज़ादी के बाद भी उनमें लगातार विस्तार होता रहा इन रिलेशंस में। तो बहुत अहम देश है। फिर इस वजह से देखा जाए फिर उस पूरे क्षेत्र में, देखिए ये पूरा जो क्षेत्र है ये भारतवर्ष से बहुत करीब है, और ईरान हमारा पहले सीधा पड़ोसी होता था पाकिस्तान के गठन से पहले, हिंदुस्तान के पार्टीशन से पहले। पाकिस्तान, अफगानिस्तान हमारा, ईरान हमारा इमीडिएट सीधा नेबर था, लेकिन अब नहीं है, लेकिन बहुत ही करीब है हमारे उससे। हमारी सारी तेल की सप्लाई जितनी भी है, लगभग 75 और 80% तेल की सप्लाई जो है वो इसी क्षेत्र से भारतवर्ष आती है। अगर हमें 8 से 10% इकोनॉमिक ग्रोथ जो हमारी है, लक्ष्य है जो हमारा, उसके लिए हमें ज़रूरी है कि लगातार तेल की सप्लाई बनी रहे और इसी क्षेत्र से ज़्यादा आना है। फिर उसके बाद हमारे तकरीबन 50-60 लाख वर्कर्स जो हैं इसी क्षेत्र में, पर्शियन गल्फ रीजन में के दूसरे देशों में काम करते हैं। फिर उसके बाद हमारा ट्रेड बहुत बड़ा है। जी, कमर आगा साहब, एनर्जी सिक्योरिटी और जो दूसरे द्विपक्षीय मुद्दे हैं और कितना अहम है ये क्षेत्र भारत के लिए, इस पर बात करेंगे, लेकिन पहले एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं।
देश देशांतर में एक बार फिर आपका स्वागत है। आज हम चर्चा कर रहे हैं प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की प्रस्तावित तेहरान यात्रा पर। राजीव जी आपके पास आना चाहते हैं। अभी खमर आगा साहब ब्रेक से पहले कई अहम मुद्दे उठा रहे थे, उसमें एक मुद्दा उन्होंने उठाया एनर्जी सिक्योरिटी को लेकर। भारत की एनर्जी रिक्वायरमेंट बहुत बड़ी है, विकास करता हुआ देश है, 9% की ग्रोथ रेट हमें ज़रूरत है, वो लक्ष्य है हमारा 9.5% का। उस लिहाज से अगर देखें, एनर्जी सिक्योरिटी के लिहाज से देखें, ईरान कितना महत्वपूर्ण देश है भारत के लिए? ईरान अभी तक तो हमारा 2 नंबर में था जी, अब 3 नंबर पर हो गया है, क्योंकि वहाँ से तेल लाने के लिए एक तो पाबंदियाँ हैं, एक जहाज़ नहीं मिल रहे हैं, इंश्योरेंस नहीं मिल रही है, तो इन तरीक़ों से थोड़ा कम हो गया है। कहा जाता है कि क्यों नहीं हम तेल बाकी मुल्कों से ले लें। सऊदी अरबिया कहता है कि आप हमारे से ले लीजिए, पर उसमें भी एक खतरा है कि किसी एक मुल्क के ऊपर ज़्यादा निर्भरता नहीं होनी चाहिए। तब आपको उनकी शर्तें माननी पड़ेंगी। नहीं, वैसे ही थोड़ा सा डाइवर्सिफिकेशन होना चाहिए। दूसरी बात, हमारी कई ऐसी रिफाइनरी हैं, जैसे मैंगलोर की है, जो कि सिर्फ ईरान के क्रूड को प्रोसेस कर सकती हैं। तो इसमें एक बटन दबाने वाली बात नहीं है कि आज हमने तय किया तो हम ईरान के बजाय हम किसी और मुल्क का तेल ले सकते हैं, वो ऐसे नहीं संभव है। और तीसरी बात, ईरान के साथ अगर हमें रिश्ते हमारे लिए अहम हैं, तो इनको सस्टेन करने के लिए कोई ठोस भी तो बुनियाद होनी चाहिए जी, कोई ट्रेड होनी चाहिए, कोई रिश्ते होने चाहिए, और तेल इस मामले में बहुत ही एक ज़रूरी और इम्पोर्टेंट चीज़ है। बाकी हम ये उम्मीद भी कर रहे हैं कि वहाँ से गैस भी आए, पर कई कारणों से वो ईरान, पाकिस्तान, इंडिया की गैस पाइपलाइन का जो सा मामला है अभी थोड़ा ठप है। पर अगर हम 10, 15, 20 साल आगे देखें तो इन सब मामलों को हम इग्नोर नहीं कर सकते, क्योंकि ईरान, जैसे कि कमर आगा जी ने कहा, हमारा पड़ोसी मुल्क है, उसके पास तेल है, नेचुरल गैस है जो हमें चाहिए। तो लॉन्ग टर्म दृष्टिकोण से हमें देखना चाहिए कि कैसे हम एक दूसरे के साथ सहयोग कर सकते हैं। जी, बंसीधर जी आपके पास आना चाहूँगा। आप ये बात कह चुके हैं बड़े जोर देके कि अमेरिका का दबाव भारत पे था, और भारत ने कई मौक़ों पे वो दबाव शायद माना भी है। जो बहुत अहम बात उठा रहे हैं एनर्जी सिक्योरिटी को लेकर, गैस पाइपलाइन, बड़े लंबे वक्त से इस पर चर्चा चल रही है, लेकिन उसमें कोई ना कोई दिक्कतें आती रही हैं। भारत के एनर्जी सिक्योरिटी का जो इशू है, उसको लेकर भारत जो अभी नीति अपना रहा है ईरान को लेकर, आप सेटिस्फाइड हैं उससे, या आपको लगता है कि और कुछ आप सुझाव देना चाहेंगे? देखिए, मेरे हिसाब से मैं तो इतना खुश नहीं, जैसे मैं बहुत क्लियरली बोलता हूँ, क्योंकि ईरान को इंडिया के हित में नहीं होगा आप एंटागोनाइज करने के लिए। अमेरिका के साथ जाइए। एक दूसरा फैक्ट है कि रीजनल स्टेबिलिटी पे मैं आऊँगा, ईरान, सऊदी अरबिया, इसमें भी आपको बैलेंसिंग एक्ट करना पड़ेगा, क्योंकि सऊदी अरबिया से इक्वल प्लान है, सऊदी अरबिया से क्लोज टू यूएस, वहीं सब दबाव डाल सकते हो। जो राजीव ने बिल्कुल सही बात कहा कि अब सऊदी से तेल ले लीजिए, मामला तेल लेने की बात नहीं है, मामला पॉलिटिकल इश्यूज होता है। ये एनर्जी सिक्योरिटी भी अब स्ट्रांग हुआ जो पॉलिटिकल रिलेशंस में बेस होगा, इसलिए थोड़ा कमजोर हो रहा। मेरा मानना है हमारा कोई नुकसान नहीं होगा जब ईरान कम नज़दीक आएंगे। एट द सेम टाइम यूएस को मैसेज दे सकता है, यस हम आपके साथ रिलेशन है, लेकिन इसका सेक्रीफाइस करके हमारे साथ नहीं जा सकते। ये हमारा नेशनल इंटरेस्ट है, जैसे आप कर सकते हैं हम भी नेशनल इंटरेस्ट कर सकते हैं। So सऊदी के साथ भी हम बना सकते हैं। So you have to diversify the relationship and we have very close relation with this region. जी, कमर आगा साहब, जो बंसीधर जी बहुत जोर देके जो बात कह रहे हैं कि भारत को ये बिल्कुल साफ करना पड़ेगा अमेरिका को कि आपके साथ हमारे इस हद तक के रिश्ते हैं और हम उन रिश्तों का आदर करते हैं, लेकिन ईरान के साथ हमारे रिश्ते हैं पहले से, और वो और मजबूत हों, ये हमारे हित में है। ये जो यात्रा है प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की, क्या ये यात्रा अपने आप में इस बात का संदेश अमेरिका को देती है कि साहब ईरान के साथ हमारे रिश्ते हैं और हम रखेंगे और उनको बढ़ाएंगे, मजबूत करेंगे, आपके अपने मतभेद हैं, आप उनको अपने लेवल पे सुलझाइए? क्या ये संदेश जाता है अमेरिका को? मैं समझता हूँ ये संदेश पहले ही भेज दिया गया था। इससे पहले, यात्रा से पहले, जो खास तौर से जब ईरान से तेल खरीदने की बातचीत चल रही थी, जब प्रेशर आ रहा था, जिसका जिक्र अभी बंसीधर साहब ने किया अमेरिका से, लेकिन उस प्रेशर को हिंदुस्तान ने नहीं एक्सेप्ट किया, और हिंदुस्तान ने कहा कि हम तेल आपसे खरीदते रहेंगे, और नकारा ईरान के उस प्रपोजल को, और
अमेरिका के उस प्रपोजल को, और ईरान से हम लोगों ने तेल की सप्लाई लगातार बनी रही। हालांकि उसमें बहुत दिक्कत आ रही है, जैसा कि एम्बेसडर सीकरी ने भी बताया कि इंश्योरेंस की और दूसरी चीज़ों की पेमेंट्स की बहुत प्रॉब्लम आ रही है, क्योंकि ईरान नेशनल बैंक जो है उसके ऊपर अमेरिकन सैंक्शन है, तो उससे डायरेक्ट नहीं कर सकते। बार्टर ट्रेड की भी बात की जा रही है कि उसके बदले में ईरान हिंदुस्तान से बहुत से सामान खरीदेगा। फिर उसके बाद प्रेशर इस बात पे भी था कि प्रधानमंत्री वहाँ पे न जाएं इस विजिट पे, शुरू में जैसा अखबारों के जरिए था ये बात की जा रही थी, लेकिन उसके बावजूद वहाँ पे जा रहे हैं। तो इसके मतलब ये है कि हम हिंदुस्तान जो है वो अपनी फॉरेन पॉलिसी में ऑटोनॉमी मेंटेन करना चाहता है। उसने साफ साफ ये बात क्लियर कर दी है कि भाई जो देश के हित में होगा उसको काम किया जाएगा, बल्कि दबाव में वो नहीं आएंगे किसी के। रहा सवाल ये कि हमारे इसमें एक बैलेंसिंग एक्ट है। अमेरिका से हमारे बड़े अच्छे संबंध हैं और काफ़ी दिनों से ये संबंध लगातार इम्प्रूव होते चले जा रहे हैं। हिंदुस्तान चाहता है कि अमेरिका से भी संबंध बने रहे, तो उसके लिए दो चैनल, अलग चैनल है, उस बातचीत चल रही है, लगातार रिलेशन बढ़ रहे हैं। और जहाँ तक ईरान के न्यूक्लियर वेपन का सवाल है, वहाँ हिंदुस्तान उसके खिलाफ भी है। हिंदुस्तान नहीं चाहता कि ईरान न्यूक्लियर वेपन आप कमर आगा साहब इस पर अलग से एक राउंड बात करेंगे। सीकरी साहब, जो रीजन में स्टेबिलिटी का सवाल जो चर्चा में आया था, अफगानिस्तान के संदर्भ में भी ये कहा जाता है कि ईरान भारत के लिए बहुत महत्वपूर्ण अलाई है, उसका महत्वपूर्ण रोल होगा। किस तरह से है ये रोल? देखिए, जब 2014 के बाद अमेरिका की कॉम्बैट ट्रूप्स वहाँ से चले जाएंगे, तो अफ़गानिस्तान के सब जौन से पड़ोसी मुल्क हैं, क्या ईरान हो, क्या हिंदुस्तान हो, उज़्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान, उनको चिंता है कि वहाँ की जौन से इंस्टेबिलिटी है हमारे मुल्कों पर ना आ जाए। तो पहले भी जैसे आपको याद होगा कि 15-20 साल पहले हम ईरान और सेंट्रल एशिया के मुल्कों के साथ काफ़ी सहयोग कर रहे थे, नॉर्दर्न अलायंस को मदद कर रहे थे। और मैं समझता हूँ कि आने वाले दिनों में हमें ईरान के साथ बातचीत करनी चाहिए, क्योंकि हम दोनों यही चाहते हैं कि अफ़गानिस्तान एक स्थायी मुल्क हो और वहाँ एक फंडामेंटलिज्म ना हो। ना ईरान चाहता है, ना हम चाहते हैं वहाँ से जौन से नशीले पदार्थ की तस्करी ना हो, वगैरह वगैरह। और रिकंस्ट्रक्शन में भी भारत काफ़ी रिकंस्ट्रक्शन तो हम कर ही रहे हैं, पर इसमें ये बहुत ज़रूरी बात जो हमें याद रखनी चाहिए कि जो भी हम सामान वहाँ भेज रहे हैं वो ईरान के थ्रू जाता है, क्योंकि पाकिस्तान तो हमें ट्रांजिट देता नहीं है ना जी। तो अगर अफगानिस्तान में हम कुछ भी करना चाहते हैं तो ईरान का सहयोग बहुत ज़रूरी है। अब हाल ही में खबर आई थी कि वो कह रहे हैं कि चाहबार पोर्ट भी डेवलप कर लीजिए। जी जी। और चाहबार पोर्ट अगर हम डेवलप करेंगे, पता नहीं क्या निर्णय लेती है, पर 2-3 बातें हैं। एक तो कि अगर हम वहाँ इन्वेस्टमेंट करते हैं तो क्या वो सैंक्शंस होते हैं। दूसरी बात कि चाहबार पोर्ट तभी डेवलप होगी अगर अफगानिस्तान राज़ी है वहाँ से सामान लेने के लिए, पर अफगानिस्तान के ऊपर भी अमेरिका का थोड़ा दबाव बढ़ेगा। तो ये सब बातें देखनी पड़ेंगी, ये सब बातें वहाँ डिस्कस होंगी। जी। बंसीधर जी, न्यूक्लियर प्रोग्राम को लेके जो सवाल कमर आगा साहब उठा रहे थे, बात जो कह रहे थे, न्यूक्लियर प्रोग्राम को लेके ईरान का जो है उसमें भारत की जो अप्रोच है उसको किस नज़रिए से देखते हैं आप? भारत इस पक्ष में नहीं है कि ईरान के पास न्यूक्लियर हथियार हों। देखिए, ये बहुत बड़ा कंट्रोवर्शियल इशू बन चुका है। न्यूक्लियर पर अगर आइडियल देखेंगे तो भारत मना किया, लेकिन मना भी बिकॉज भारत का अपना न्यूक्लियर बम है। मैं ये तो मानना चाहता हूँ ये सबसे बड़े बातें करना चाहिए जो राजीव गांधी ने पहले, इफ आई नॉट रॉन्ग, वो यूनिवर्सल न्यूक्लियर डिसआर्मामेंट की बात करना चाहिए हम लोगों को। भारत उसका सूत्रधार यूनिवर्सल न्यूक्लियर डिसआर्मामेंट की बात करे, तब सारे इशू रिजल्व हो जाएगा। और ईरान जब तक ये है, इट्स नॉट ए टेक्निकल इशू, it's a political issue. Condoleezza Rice has made it very clear. It's a political issue. तो political issues are involved. आप अगर ईरान का बात करते हैं, इजराइल का बात क्यों नहीं उठा रहे आप? तो रीजन को तो स्टेबलाइज कैसे करेंगे? तो ईरान बोला ठीक है, मुझे सिक्योरिटी चाहिए ईरान का, तो हम न्यूक्लियर वेपन करें। ईरान कर रहा है नहीं कर रहा, दैट्स अ डिफरेंट थिंग।
बट भारत को ये न्यूक्लियर डिसआर्मामेंट का बात करना चाहिए, बल्कि इस साइड लेना चाहिए। जी कमर आगा साहब, जब ईरान के साथ भारत अपने संबंध बढ़ा रहा है, उसी के साथ साथ इजराइल की भी की तरफ अगर देखें, ये हमेशा ये एक चर्चा चलती है कि इजराइल अटैक कर सकता है कल को जो न्यूक्लियर प्रतिष्ठान है ईरान के, उनको उस लिहाज से अगर देखें, एक तरफ ईरान के साथ आप संबंध बढ़ा रहे हैं, उधर तेल अवीव के साथ भी आपके संबंध बहुत अच्छे हैं, स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप उस तरफ भी है, तो ये भी एक बहुत ही डेलिकेट बैलेंसिंग का काम है। देखिए, लेकिन हिंदुस्तान की नीति तो क्लियर है। नीति ये हिंदुस्तान चाहता है कि ईरान न्यूक्लियर वेपन न बनाए, मगर साथ में ये भी कहता है कि ईरान क्योंकि उसका एनपीटी का सिग्नेटरी है, उसने साइन किया है न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी पे, तो उसको हक है पीसफुल न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी को डेवलप करने का पूरा हक है। हिंदुस्तान इस बात को साफ साफ कहता है। फिर तीसरी तरफ ये भी कहता है कि ये मसला जितना भी है बातचीत के ज़रिए हल होना चाहिए। हिंदुस्तान नहीं चाहता कि इजराइल या कोई भी दूसरा देश जो है ईरान के ऊपर अटैक करे या जंग के जरिए। इस मामले में भारत की नीति बिल्कुल। राजीव सीकरी जी से संक्षिप्त टिप्पणी आपकी, क्योंकि कार्यक्रम का समय समाप्त हो रहा है। आप कैसे देखते हैं जो भारत की अप्रोच है न्यूक्लियर प्रोग्राम को लेकर ईरान के? देखिए, हम ठीक ही कर रहे हैं कि इस इलाके में और न्यूक्लियर वेपन्स पावर्स ना आए, क्योंकि एक बार शुरुआत हो जाएगी तो इसके बाद टर्की, सऊदी अरेबिया, इजिप्ट वगैरह वगैरह काफ़ी मुल्क हो जाएंगे और इससे थोड़ा अस्थिरता बढ़ेगी। पर मोटी बात यह है कि हम यही चाहते हैं कि जिन मुल्कों ने अपना न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी पर हस्ताक्षर किए हैं वो उसका पालन करें। पर इसका ये मतलब नहीं है कि उनके रिप्रोसेसिंग राइट्स नहीं हैं, क्योंकि वो भी ट्रीटी कहता है। अमेरिका कह रहा है कि नहीं, वो आपके पास नहीं होना चाहिए। ये मुश्किल है कि वो सिर्फ चाहते हैं कि वो नॉन प्रोलिफरेशन एस्पेक्ट हो, खुद तो उन्होंने कुछ किया नहीं है। आप तो बम बढ़ाई जा रहे हैं, अपने आर्सेनल बढ़ाई जा रहे हैं, अंडरग्राउंड टेस्ट किए हैं, लेबोरेटरी टेस्टिंग कर रहे हैं, तो इस मुद्दे पे कम से कम भारत ईरान के साथ है रिप्रोसेसिंग का, जहां तक सवाल है। हाँ, क्यों नहीं, क्योंकि अगर न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी दो बातें कहती है। एक कहते हैं कि आप बम नहीं बनाएंगे, क्योंकि राजीव जी माफ कीजिएगा, समय समाप्त हो रहा। आपका, बंसीधर जी का, कमर आगा साहब, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। तो हमारे मेहमानों का साफ मानना है कि भारत गुटनिरपेक्ष सम्मेलन का फाउंडर मेंबर रहा है। भारत की ये नैतिक जिम्मेदारी है कि स्वतंत्र विदेश नीति के साथ गुटनिरपेक्ष में अपना रचनात्मक रोल निभाता रहे। देश देशांतर को आज यहीं विराम देते हैं। अगले देश देशांतर में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए मुझे अनुमति दीजिए। नमस्कार।